तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा, फ्लक्स पढ़ा था, एरिया वेक्टर पढ़ा था और गॉस का नियम पढ़ा था। क्या यही सब पढ़ा था? ठीक है। हमने सरफेस देख ली थी, दो तरीके की थी, एक थी ओपन और एक थी क्लोज। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी मानी थी जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है सरफेस से। कैसी होती है? हमने देखा ओपन सरफेस में दो परपेंडिकुलर हो सकते हैं, तो दो एरिया वेक्टर हम चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, पर एक क्वेश्चन में एक ही चूज करना, अगर ये वाला प्लस तो ये वाला प्लस। ठीक है। हमने देखा क्लोज के लिए जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा बाहर को होता है। कैसा होता है? हमेशा बाहर को। क्या इतनी बात क्लियर है? फिर हमने फ्लक्स पढ़ा, और फ्लक्स क्या था? कितनी एनर्जी पास कर रही है एक एरिया में से, किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एरिया पे और थीटा पे। फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा था ना, ईडीए कॉस थीटा, या इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। ठीक है। क्वेश्चन किया था फ्लक्स पे, और साथ में गॉस का नियम पढ़ा। गॉस का नियम बोलता है एक क्लोज सरफेस ले लो, उसमें चार्ज रख दो। क्या रख दो? उस पर जितना चार्ज रखोगे डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, वही गॉस लॉ है, और वही फ्लक्स निकलेगा। वही क्या निकलेगा? फ्लक्स। मान लो मैंने 4Q चार्ज रख दिया सफेयर में, तो फ्लक्स आ गया 4Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मान लो 15 चार्ज रख दिए मैंने, 10 बाहर रख दिए और 5 अंदर रख दिए, तो फ्लक्स 5 चार्ज बनाएंगे। कितने चार्ज? बट इलेक्ट्रिक फील्ड के 15 के 15 बनाएंगे। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वालों की वजह से बनती है और अंदर वालों की वजह से भी बनती है। क्या इतनी बात क्लियर? गॉस लॉ की एप्लीकेशन करनी थी, पर उससे पहले मैं आपको मटेरियल पढ़ाना चाहता हूँ। क्या पढ़ाना चाहता हूँ? मटेरियल। क्योंकि जब थर्ड एप्लीकेशन पढ़ानी पड़ेगी तब भी पढ़ाने पड़ेंगे, इससे अच्छा पहले पढ़ लेते हैं। आपको पता है 3 तरीके के मटेरियल होते हैं। एक होते हैं कंडक्टर्स, क्या होते हैं? दूसरे क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स। और तीसरे क्या होते हैं? इंसुलेटर। वेरी गुड। क्या फर्क होता है? बेसिक फर्क क्या होता है? बेसिक फर्क होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का नहीं। इलेक्ट्रॉन तो सब में होंगे, इलेक्ट्रॉन तो सब में होंगे। यहां पे बेटा ऑल आर बाउंडेड। सब कैसे होते हैं? बाउंडेड होते हैं यार, फंसे हुए होते हैं, कोई फ्री। इसमें बेटा सम क्या होते हैं? फ्री होते हैं, थोड़े से फ्री होते हैं और थोड़े से क्या होते हैं? बाउंडेड। और कंडक्टर में? वेरी गुड। कंडक्टर में सारे क्या होते हैं? फ्री। अच्छा, फ्री मतलब ऐसा नहीं कि सरफेस से बाहर आ जाए, सरफेस के अंदर अंदर ही। क्या इतनी बात की? जैसे लोहे की रॉड है मेरे पास, तो कंडक्टर है ना यार, तो इलेक्ट्रॉन है ना उसके अंदर, तो ऐसा नहीं कि कंडक्टर बाहर आ रहे हैं, बाहर नहीं आते। वो एमिशन होती है, वो आपने पढ़ी है अलग से, हमने भी पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक, वो अलग बात है। अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? मान लो आप बैठे हो, है ना, आप 3 जने बैठे हो अभी, तो मैं आपको बांध दूं, क्या कर दूं? बांध दूं ऐसे, कहीं जाने ही नहीं दूं मैं आपको, तो बेटा आप क्या बन जाओगे? इंसुलेटर। क्या बन जाओगे? अगर मान लो एक आधे को जाने दूं, क्या बन जाओगे? सबको घूमूं, क्या बन जाओगे? हाँ, बट गेट से बाहर नहीं जा सकते, अंदर अंदर ही घूमो, ऐसा है काम। कहती बात क्लियर है? पक्का? अच्छा ठीक है, ओके। उसके बाद प्रॉपर्टी समझाता हूं मैं आपको। प्रॉपर्टीज क्या पढ़नी है आपने? हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। कोई बात नहीं, पहले समझ लो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। बेसिक प्रॉपर्टी ध्यान से समझना। मान लो यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है यहाँ पे कोई? जिसको मैंने बोला ई। क्या बोला? ठीक है। और इसके अंदर कंडक्टर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? कंडक्टर। क्या पड़ा है? अच्छा, ये कंडक्टर न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल कंडक्टर। अच्छा, न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब जितने ही इलेक्ट्रॉन क्या उतने ही प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही। अच्छा, अब फील करो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्या पॉजिटिव बनाता है? आपको पता पॉजिटिव से निकलती होता है ना यार। होगा क्या? पॉजिटिव वाला इस सफेयर के इलेक्ट्रॉन्स को क्या अपनी साइड खींचेगा, इधर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव क्या इधर पीछे आ जाएंगे। अरे ऐसे ही होगा ना यार, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि प्लस वाला इसको चलाएगा और नेगेटिव वाले पीछे फोर्स लगेगी, ऐसे भी समझ सकते हो। क्या थी बात क्लियर? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लगी है, इसको मैंने बोल दिया ई एक्सटर्नल। क्या बोला? क्या थी बात क्लियर? यार एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस क्या अंदर की तरफ आ जाएगी, इसको बोला ई इंड्यूस्ड। क्या बोला? ई इंड्यूस्ड। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा बेटा, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है या अपोज कर रही है? अपोज कर रही है एक दूसरे को। इसका मतलब जो इसके ई नेट आया, जो ई नेट आया वो कितना आया? ई एक्सटर्नल। देखो ना, ई नेट क्या आया? ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। इसके अंदर की बात चल रही है, यही आया ना यार। अच्छा, अब मान लो ये बराबर नहीं है, मान लो एक्सटर्नल 50 थी, ये 20 आई। कितनी आई? 20। अब बेटा इसके अंदर चार्जेस की कमी तो है नहीं है, चार्जेस की कमी तो। अब बेटा ये तब तक भागेंगे जब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी नहीं हो जाए? बराबर नहीं हो जाए। कितनी हो जाए बेटा? ये दोनों अगर बराबर हो गई तो ई नेट की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको? 0। कितनी मिलेगी?
जीरो। क्या तुम्हें समझ आया? क्या तुम्हें समझ आया? कहने का मतलब है चार्जेस तब तक अपने आप को अरेंज करेंगे, मान लो बहुत सारा प्लस पड़ा है बहुत सारा माइनस, तो माइनस इधर आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, तब तक आता जाएगा जब तक उसकी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल के बराबर नहीं हो जाए। ये प्रॉपर्टी है। क्या है ये प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। क्या प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के मटेरियल के अंदर जीरो होगी। कितनी होगी? जीरो। ऐसा नहीं बोला कि कंडक्टर के अंदर जीरो, ये मैं बाद में समझाऊंगा। वहां जीरो होगी जहां पे मटेरियल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? मटेरियल। जहां पे खोखलापन है ना, वहां पे हो भी सकती है, और पर जहां पे क्या है, जहां पे मटेरियल प्रेजेंट है वहां पे हमेशा कैसी होगी? जीरो। पर कौन से केस में? कंडक्टर के केस में। कौन से केस में? क्या याद रहेगी इतनी बात? अच्छा ये होगा कैसे? अगर ध्यान से देखो तो ये ऐसा बनेगा कुछ, इसकी अगर सही डायग्राम बनाऊं तो होगा कुछ ऐसा। ये देखो, इसकी जो रियलिस्टिक डायग्राम है वो कुछ ऐसे बनेगी। क्लियर है? वो कुछ ऐसे बनेगी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो। कितनी हो जाएगी? अब पे थोड़ी बात समझाना चाहता हूं आपको। बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है ना, तो ये पोटेंशियल में पढ़ोगे तो ये इधर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। क्या होता है पोटेंशियल? अरे हमने पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू dV बटे dr। अगर E जीरो तो dV जीरो, dV जीरो यानी V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल। मतलब ये एक आपका इक्विपोटेंशियल रीजन बनता है। क्या बनता है? पोटेंशियल रीजन। ठीक है। अब आपने एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल रीजन से परपेंडिकुलर निकलती है। कैसे निकलती है? परपेंडिकुलर। मतलब अगर निकलेगी तब भी परपेंडिकुलर, अगर मतलब ओरिजिनेट होगी तो परपेंडिकुलर, टर्मिनेट होगी तब भी परपेंडिकुलर। ये देखो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 90 90 90 90 90 90। क्या समझ आए प्रॉपर्टी? यानी अगर मैं आपको ऐसा बनाऊं, एग्जांपल अगर मैं ऐसा बनाऊं, देखना ध्यान से देखना, टक टक टक, इसमें से A B C D ठीक कौन सी है इसमें से? ठीक कौन सी है इसमें से? पहली बात, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होनी ही नहीं चाहिए। इसका मतलब D और B तो डायरेक्ट क्या हो गई है? गलत हो गई है। C और A में से ठीक कौन सी है? C और A में से ठीक कौन सी है? C। अरे यार 90 डिग्री भी तो बनाना है ना, यहां थोड़ी बन रहा है 90 डिग्री। क्लियर हो गई बात? 90 डिग्री भी बनाना है। देख हर जगह 90 डिग्री बना है नहीं बना है? पक्का? गारंटी? अब दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पर पहले ये बात समझ आई। कहने का मतलब है कंडक्टर के मटेरियल के अंदर चार्जेस अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है? जीरो। कितनी हो जाती है? क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? उतारिए इसको जल्दी, साथ साथ में रिवीजन भी होनी चाहिए। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? पहली प्रॉपर्टी पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। कितनी होगी? जीरो। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी मैं लिखा देता हूं कि ऑल द चार्ज गिवन टू कंडक्टर resides at its outer surface। अरे कहने का मतलब आप कितना भी चार्ज दे दो कंडक्टर को, क्या कर दो? चार्ज दे दो, वो हमेशा कहां आएगा? कंडक्टर के आउटर सरफेस पे। कहां आएगा? आउटर सरफेस पे। मतलब इनर कोई चार्ज नहीं रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? आ जाओ इसको समझते हैं थोड़ा सा। मान लो ये कोई कंडक्टर है मेरे पास। क्या इतनी बात क्लियर है? कोई कंडक्टर है, मैंने इसको चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया। क्या दिया इसको? क्यू चार्ज। अब चार्ज देना आपको आता है, यानी मान लो अगर इसको नेगेटिव दूंगा, क्या दूंगा? तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। अगर इससे नेगेटिव ले लूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। आता है ना यार? अच्छा ठीक है, क्यों चार्ज दिया इसको। अब देखो मटेरियल है इसके अंदर ऐसे भरा हुआ है, कंडक्टर है ना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैंने इसको क्या कर दिया? चार्ज दे दिया। अब ये कंडक्टर है,
ये खुद अरेंज करेगा चार्ज को, क्या करेगा, खुद अरेंज करेगा, हमने देखना है बस कहाँ अरेंज करेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? मैं क्या करता हूँ, एक गॉसियन सरफेस बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? अच्छा, गॉसियन सरफेस का काम क्या है? सिमेट्री मेंटेन करना। आज बनाते हैं, ये देखो क्यों बना रहा हूँ समझाएगा। तो गॉसियन सरफेस मैंने बनाई इसके जस्ट इनसाइड। कहाँ बनाई? जस्ट इनसाइड। ये बनाई मैंने गॉसियन सरफेस। क्या बनाई? गॉसियन सरफेस। और बनाई कहाँ? जस्ट इनसाइड द कंडक्टर। कहाँ बनाई? जस्ट इनसाइड द कंडक्टर। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, ये गॉसियन सरफेस के अंदर अभी अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए? जीरो। कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? अच्छा, अब सुनना ध्यान से, अभी अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। ई नेट जीरो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? मान लो जीरो नहीं हुई तो चार्ज फिर दौड़ेंगे और तब तक दौड़ेंगे जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी नहीं हो जाए? जीरो नहीं हो जाए। कहती बात क्लियर है? अच्छा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब जो हमने चार्ज दिया वो भी जीरो यहाँ पे। इसका मतलब अगर क्यू इनसाइड जीरो, इसका क्या मतलब है? इसका क्यू इनसाइड कितना है? जीरो। अब बेटा क्यू इनसाइड जीरो, इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। कोई भी चार्ज, पर हमने तो दिया ना यार, जब इसके अंदर ही नहीं है तो कहां गया होगा? कहां गया होगा? अबे जब इसके अंदर नहीं है तो कहां गया? बाहर आया होगा, नहीं आया होगा? आया होगा, नहीं आया होगा? और क्या यहां बोर्ड पे लग गया साइड पे? कहां गया? बाहर आया। कहां आया? अब यहां पे देखो, मान लो ये वही कंडक्टर है कोई, अब इसके अंदर ये एम्प्टी स्पेस है। क्या स्पेस है ये? एम्प्टी। एम्प्टी मतलब क्या? खाली स्पेस है। एम्प्टी क्या मतलब है? खाली स्पेस है। अब सुनो, अगर ये खाली स्पेस है, क्या है ये? मैंने फिर इसको चार्ज दे दिया। क्या कर दिया? चार्ज। तो हमने लॉजिक तो वही लगाना है ना यार, हमने इसको चार्ज दिया, हमने गॉसियन सरफेस बनाई। तो गॉसियन सरफेस क्या बोलती है? अंदर कितना होना चाहिए? जीरो। तो चार्ज फिर कहाँ आ जाएगा? चार्ज फिर कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? बाहर। क्या इतनी बात क्लियर? मतलब चार्ज का कोई लेना देना नहीं है कि अंदर खाली है क्या नहीं है, उसने कहाँ आना है? बाहर आना है। कहाँ आना है? बाहर। क्या इतनी बात क्लियर है? प्रॉपर्टी समझ आई? अच्छा, एक और चीज समझना, एक और चीज समझना, थर्ड पॉइंट, जो बेटा सिग्मा होता है ना, क्या होता है? सिग्मा यानी जिसको हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट सरफ एरिया। क्या बोलते हैं? चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज है उसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। किस पे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझाता हूं इसकी मतलब समझाता हूं। मानो मेरे पास कोई मटेरियल है, वो कुछ ऐसे, कहती बात क्लियर? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहां पे और यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे तो कहीं यहां पे कोना दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना यार, कोना टाइप दिख रहा है ना यहाँ पे। इसका मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा। अब प्रॉपर्टी कहती है कि जहां पे कोना शार्प एजेस होंगे, जहां पे क्या होगा? शार्प एजेस होंगे, वहां पे चार्ज पर यूनिट एरिया ज्यादा होगा। कितना होगा? अरे देखना, रेडियस कम तो सिग्मा ज्यादा, इसका रेडियस कम तो यहां पे जो चार्ज आएगा ना वो ज्यादा आएगा। कैसा आएगा? ज्यादा। और यहां पे कैसा आएगा? कम। मतलब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देख चार्ज क्या इस साइड ज्यादा है, क्यों? यहाँ पे शार्प एजेस है। क्या है यहाँ पे? शार्प एजेस। अरे तुम्हें समझ आया नहीं है? इसलिए जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं ना, मोटर वगैरह कुछ भी बनता है, वो हमेशा स्फेरिकल बनते हैं। कैसे बनते हैं? स्फेरिकल। क्यों? देखना, अगर हम स्फेयर बनाएं, क्या बनाएं? तो बेटा इसके लिए हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है? यूनिफॉर्म, बिल्कुल बराबर। कैसा होता है? बिल्कुल। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? पर यहां पे क्या यूनिफॉर्म है? नहीं, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। और ये इस प्रकार से होगा, अगर कंडक्टर होगा तो खुद होगा, और इस प्रकार से होगा कि जहां पे शार्प एजेस हैं, जहां पे क्या है? शार्प एजेस है, वहां पे चार्ज ज्यादा आएगा। कैसा आएगा? ज्यादा। क्लियर है बात? चार्ज ज्यादा आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगी, तो बेटा टूट जाता है यहां से। क्या हो जाता है? यहां से टूट जाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? कल पढ़ेंगे इसको। बट क्या ये बात समझे? इसका मतलब जो भी हम डिवाइसेस बनाते हैं घर वगैरह हर जगह, वो स्फेरिकल रखते हैं। कैसे रखते हैं? ताकि चार्ज बराबर आए। कैसा है चार्ज? बराबर, कहीं से ज्यादा नहीं, कहीं से कम नहीं। बेटा यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा, यहाँ से टूटने का खतरा है। क्या है? यहाँ से क्या इतनी बात क्लियर हो गई? पक्का? मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम रखो तो सिग्मा बढ़ जाएगा, उधर चार्ज कैसा आएगा? ज्यादा आएगा। कैसा आएगा? ज्यादा। क्लियर हुई बात? पक्का? उतारें गॉस लॉ की एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा एक और बात सुन लो, गॉस लॉ क्या
क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। बेटा गॉस लॉ हर जगह वैलिड है, सुनो पहले मेरी बात। गॉस लॉ कोई पूछता है कि गॉस लॉ सिमेट्री वैलिड है, हर जगह वैलिड है। गॉस लॉ कैसी जगह है? हर जगह। मैंने आपको बताया था स्फेयर लो तब भी वैलिड है, इरेगुलर शेप लो तब भी वैलिड है। बट गॉस लॉ से जब हम कैलकुलेशन करते हैं, किसी जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो वो हर जगह पॉसिबल नहीं है। हर जगह पॉसिबल हम वही निकाल सकते हैं जहां पे सिमेट्री हो, जहां पे क्या हो, सिमेट्री। मतलब वैलिड हर जगह पर कैलकुलेशन हर जगह नहीं कर सकते। क्या इतनी बात क्लियर है? एक लाइन लिखा दूंगा, इसके उतारिए, ये बात इंपॉर्टेंट है जो भी कही। प्रॉपर्टीज याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी, चार्ज जितना भी देंगे कंडक्टर को सारा बाहर आ जाएगा। कहां आ जाएगा? तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पे चार्ज ज्यादा आएगा। क्या होगा? वहां पे चार्ज ज्यादा आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? ठीक है, मिटा दिया जाए। मेरे साथ लिखो, लिखो एक लाइन लिखो अपनी कॉपी पे, एक लाइन लिखो। Gauss law is valid everywhere. Gauss law is valid everywhere. Gauss law is valid everywhere. But calculation of electric field. But calculation of electric field is not possible everywhere, is not possible everywhere with the help of Gauss law, 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 and it is possible only, and it is possible only where symmetry is maintained, where symmetry is maintained, where symmetry is maintained. क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? ठीक है, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field due to electric field due to electric field due to infinitely long charged wire. कितना लेट? नींद नहीं उठी क्या? कोई बात नहीं, ऑनलाइन देख लेना आधा। अच्छा, क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? अच्छा, गॉस लॉ से निकालना है। किसमें निकालना है? अगर आप ध्यान रखो तो हमने ये पहले ही निकाल चुके हैं। 2k लैम्डा बटे आर आती थी। कितनी आती थी? 2k लैम्डा बटे आर। तो आज भी उतनी आनी चाहिए। अरे मेथड चेंज कर रहे हैं, आंसर थोड़ी चेंज हो जाएगा। आज गॉस लॉ से निकाल रहे हैं। किससे निकाल रहे हैं? गॉस लॉ से। वेरी गुड, आ जाओ देखो। अच्छा, गॉस लॉ से आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए। आपको मैंने लैम्डा सिग्मा रो पढ़ाया ना। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, और रो क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। कहती बात क्लियर है? पक्का? ठीक है, आ जाओ वायर वाला केस करते हैं। इनफाइनाइट वायर। देखो वायर होगी इनफाइनाइट, कुछ ऐसी होगी, ठीक है। यहां से भी इनफाइनाइट और यहां से भी इनफाइनाइट। कहती बात क्लियर है? सबसे पहले बेटा इस पर प्लस प्लस चार्ज यहां पे बिखरा हुआ है और यहां पे भी बिखरा हुआ है। कहती बात क्लियर है? गॉस लॉ लगाना है अगर हमको, तो गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी? गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस का काम क्या है? सिमेट्री मेंटेन करना। तो हमने क्या कर दिया, यहां पे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानी। कैसे मानी? सिलिंड्रिकल। अरे सफेरिकल बताया क्यों नहीं मानते? क्योंकि फिर डिस्टेंस अलग अलग हो जाता। पर यहां पे देखो हर जगह क्या डिस्टेंस आर ही रहेगा अगर मैं आर ले लूँ तो, ठीक है। लेंथ इसकी ले लेता हूँ एल। कितनी ले लेता हूँ? एल। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब बेटा यहां से प्लस प्लस यहां पे बिख रहा है और यहां पे बिख रहा है। तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो प्लस की वजह से बाहर होती है, ऐसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, और इस साइड भी कितनी होगी? ऐसी होगी। क्या इतनी बात क्लियर है?
ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर ऐसे प्लस प्लस बिखरा हुआ। कहते हैं क्लियर? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो ये सरफेस कैसी है, ये सरफेस कैसे बनी है बेटा, ये सरफेस बनी है आपकी एक कर्व्ड वाली है और दूसरी क्या है, फ्लैट वाली। और फ्लैट में भी दो हिस्से हैं, एक लोअर पोर्शन है और एक अपर पोर्शन है। क्या इतनी बात क्लियर है? हमको निकालना है फ्लक्स, ये बेसिकली फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? फील्ड। तो हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे। हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या आपने पढ़ा है? क्या हमने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा। अगर आप ध्यान से देखो फ्लक्स किस किस से निकल रहा होगा बेटा, फ्लक्स निकल रहा होगा इस कर्व्ड सरफेस से, और ये क्या है, फ्लैट सरफेस से, इधर से निकल रहा होगा ना। कर्व्ड सरफेस कितने हैं? एक, और फ्लैट सरफेस कितने हैं? दो। कितने हैं? दो। मतलब फ्लक्स निकल रहा होगा एक कर्व्ड सरफेस से और दूसरा फ्लैट सरफेस। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा बेटा ध्यान से देखो, फ्लैट सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस साइड है, बट फ्लैट सरफेस का अगर एरिया वेक्टर निकालूं तो क्या नीचे बनेगा वो डी ए। एंगल कितना बन गया इनके बीच में? 90। कितना बन गया? 90। तो आपको पता है ई डी ए कॉस 90 क्या? 0। मतलब यहां से फ्लक्स कितना आएगा? 0। इस वाले साइड से फ्लक्स कितना आएगा? क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? ठीक है। यहां पे देख इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और इसका एरिया वेक्टर इस वाले का क्या ऊपर बनेगा? इनके बीच में एंगल कितना है? 90। तो फ्लक्स यहां पे कितना आया? 0। कितना आया? अरे ई डी ए कॉस 90 पड़ा है ना, कॉस 90 0। क्या इतनी बात क्लियर? बट यहां पे देख इसका एरिया वेक्टर बाहर को बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर को है। यहां पे एंगल है 0 डिग्री। कितने डिग्री? तो हम सीधे लिखेंगे, पता है इसमें से 0 नहीं होगा, लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। किसकी वजह से? कर्व्ड की वजह से। किसकी वजह से? कर्व्ड की वजह से। क्या इतनी बात क्लियर है? फ्लैट की वजह से तो 0 हो गया। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ई बाहर आ जाएगा। एरिया बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच। कितना होता है? एच कितना? एल लिया तो सीधे लिखेंगे 2 पाई आर इंटू एल। क्या ये बात समझे? पक्का? गारंटी? अच्छा क्यू इन बेटा ये इनफाइनाइट वायर है। कैसी है? इनफाइनाइट वायर है, तो इसके लिए हम लैम्डा कूलम पर मीटर डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? और सबको पता है लैम्डा की वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहां से क्यू की वैल्यू क्या बोल सकते हैं? लैम्डा इंटू एल। यहां पुट कर देंगे, यानी लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसल, ई की वैल्यू आई बेटा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सुपर इंपॉर्टेंट है। क्या चमका? समझ आया? अब बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो क्या यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या के बराबर होता है? बिल्कुल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी 2k लैम्डा बटे आर। कितनी आएगी? क्या उसमें भी यही आ रही थी? इसमें भी यही आनी चाहिए। क्लियर होगी बात? पक्का? कुछ मुश्किल है इसमें? कुछ भी नहीं है। हमने वायर ली। क्या ली? वायर। हमने देखा यार इसके 3 पोर्शन है, फ्लैट सरफेस 2 और एक कर्व्ड। हम देखा फ्लैट में से तो निकल रहा ही नहीं है 90। एंगल कितने हैं? पर कर्व्ड से निकल रहा है। कितना निकल रहा है? कर्व्ड से निकल रहा है। कर्व्ड और इसमें एंगल 0 था। एंगल 0 किया, पुट किया, वैल्यू किया। कुछ भी नहीं है, आसान है यार, कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। क्या क्लियर है बात तुम्हें? गॉस लॉ की पहली एप्लीकेशन है। कैसी है? पहली एप्लीकेशन। समझ आया? इसको थोड़ा और अच्छा करेंगे। बोर्ड में इतना ही आना है आपको, पर हम क्या करेंगे इसका, ये जो वायर है ना, ये वायर है, ये इस वायर को देखो कैसे लेंगे। वायर देखी है आपने कभी? पतली सी स्टील की देखी है, बड़ी जगह देखी होगी, पतली सी लोहे की वायर। वायर 2 प्रकार से ले सकते हैं। कितने प्रकार से? एक तो वायर खाली हो अंदर से, कैसी हो? जैसे पाइप नहीं होती है बीच से पानी की जगह, एक तो खाली हो सिलेंडरी, हो खाली बिल्कुल पतली सी, और यहां तो भरी हुई हो। ऐसे ही ले सकते हैं ना, यहां तो खाली हो यहां तो भरी। वो वाले केस कर लेते हैं अभी। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? करो फिर उसको उतारो जल्दी। यहां पे ध्यान से देखो, ये देखो हमने अभी क्या किया, ये वायर है ना, ये देखो ध्यान से देखो, ये वायर से आर दूरी पे हमने क्या निकाली? इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कितनी आई? 2k लैम्डा बटे आर। कहती बात क्लियर? ठीक है, ऐसे निकाली। वो गॉसियन सरफेस मानी, आपको पता है, ऐसे ऐसे करके गॉसियन सरफेस मानी, इस रेडियस वैसे से। कहती बात क्लियर? अब हम पढ़ेंगे हॉलो वायर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? हॉलो वायर। और एक बार ले लेंगे सॉलिड वायर। कैसी ले लेंगे? सॉलिड वायर। अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं आपको, इसी वायर को जूम करेंगे। यहाँ पे देखो हॉलो वायर कैसी होगी? होगी ऐसी, पर अंदर से क्या खाली होगी, और ये वाली अंदर से कैसी होगी? भरी हुई। कैसी होगी ना? भरी हुई, ऐसी होगी ना। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं, हॉलो की बात करते हैं। मान लो ये वायर ऐसे,
थोड़ी जूम करके बनाइए, ठीक है। अरे ये ऐसी है, थोड़ी थिकनेस होगी ना इसकी, जूम अंदर से खाली है, और ये इसकी एक्सिस है। क्या है इसकी एक्सिस? क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा सुनो, ये इसकी एक्सिस है। हमको बताना क्या क्या है, ध्यान से देखना। हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है हमको। एक R इज ग्रेटर देन R, किस पे? R इज ग्रेटर देन R, ठीक है, समझाता हूँ ये। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है R इज स्मॉलर देन, ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो R इज ग्रेटर देन R का मतलब क्या है? मान लो ये डिस्टेंस है R, कितना है ये? R। एक बार जो R है वो इससे बड़ा है, इसका मतलब पॉइंट बाहर आएगा। पॉइंट कहाँ आएगा बेटा? बाहर आएगा। तो बाहर तो हम पहले निकाल चुके हैं ना, मतलब इसके केस में सीधे आंसर क्या है? E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बटे, ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, आउटसाइड है। कैसा पॉइंट है? पर ये पॉइंट है इनसाइड। ये कैसा पॉइंट है? इनसाइड पॉइंट है। देखो उसने बोला R से छोटा है पॉइंट R, इसका मतलब क्या ये अंदर आएगा ना यार। यहाँ पे करेंगे, मान लो यहाँ पे आया, हमने गॉसियन सरफेस ली, क्या ली? अच्छा ये ली हमने एक गॉसियन सरफेस, और ये पॉइंट है हमारा R। क्या ये? देखो ना, क्या ये वाला R इससे बड़ा है? हाँ वही तो लिखे, ठीक। अच्छा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो क्या ऐसे ही होगी? बाहर की तरफ होगी तो क्या ऐसे ही होगी ना यार। अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। किसकी वजह से होगी? यहाँ कर्व्ड, एक कर्व्ड की वजह से और दूसरी फ्लैट की वजह से। ध्यान से देखो, फ्लैट की वजह से क्या जीरो आएगी? फ्लैट की वजह से क्या आएगी? क्योंकि ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, एरिया वेक्टर यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, एरिया वेक्टर यहाँ, क्या 90 बन रहा है? तो इसकी वजह से कितनी आ गई? जीरो। इसकी वजह से बची कर्व्ड की वजह से इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। कहते हैं। अब ध्यान से देखो, ये हॉलो है या सॉलिड है? हॉलो है, अंदर से खाली है। अगर खाली है तो मास ही नहीं है, अगर मास नहीं है तो क्या चार्ज ही नहीं है? तो क्या चार्ज इनसाइड जीरो है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी आ गई? जीरो। कितनी आ गई? अरे तुम्हें समझ आया? मैंने ऐसा नहीं बोला कि क्यू इन जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। हाँ इस केस में ऐसा हो गया, इस केस में ऐसा हो गया यार। देखो ना यार, मान लो चार्ज यहाँ रखो, तो आपको पता है ऐसे निकलती थी ना फील्ड लाइंस। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यहाँ पे है, बट क्यू इनसाइड अभी भी जीरो है। तो जरूरी नहीं है कि क्यू इनसाइड जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बट हाँ इस केस में ऐसा हो रहा है, इस केस में ऐसा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? पक्का? और ये वाला केस भी कर दिया। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं? ग्राफ, तो आपको पता है ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, E वर्सेस R का ग्राफ, R इज इक्वल टू R तक। बेटा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो। कितनी है? तो बेटा जीरो का ग्राफ यहाँ, कहती बात है। उसके बाद कितनी है? 1/r, यानी हाइपरबोलिक। कैसा रिलेशन? तो हाइपरबोलिक ग्राफ ऐसे बनता है। क्या तुम्हें समझ आया? पक्का? क्या मुश्किल है कुछ? क्या मुश्किल है कुछ? जल्दी बताओ, समझ आया? पक्का या नहीं आया? आया या नहीं आया? आया। सॉलिड वाला करें, सॉलिड वाला करते हैं। अच्छा देखो, चाहे बाहर इसके लिए करें R इज ग्रेटर देन R, या सॉलिड के लिए करें, यार आंसर तो यही आना चाहिए बाहर के लिए, क्योंकि बाहर के लिए तो हम पहले निकाल चुके हैं ना यार। मेन चेंज किसके लिए होगा? अंदर के लिए। किसका चेंज होगा? अंदर के लिए। देखो ध्यान से, मान लो ये वाली वायर ली मैंने, सॉलिड वायर ली। अच्छा ये इस बार सॉलिड है, कैसी है? ऐसा बना रहा हूं आपके लिए देखने के लिए। अच्छा इसकी भी एक्सिस होगी, हाँ ये इसकी एक्सिस कहती है इनफाइनाइट। हमने भी इसके लिए भी दो केस करने। कौन से केस करने हैं? कि R इज ग्रेटर देन R, और दूसरा कौन सा करना है? R इज स्मॉलर देन R। कहती है क्लियर? R इज ग्रेटर देन R मतलब आउटसाइड पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? तो आउटसाइड के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कितनी होती है? 2k लैम्डा बटे R। अभी निकाल रखी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा बेटा ध्यान से देखो, हमने फिर क्या किया? R पे जाके एक सिलेंडर काटा। अगर मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो क्या ऐसे ही होगी? बाहर की तरफ। कैसी होगी? बाहर की तरफ। अच्छा फ्लैट सरफेस से अभी भी जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, इसके बीच में 90, इसका एरिया वेक्टर यहाँ, ये इनके बीच अभी भी 90 डिग्री। तो यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कर्व्ड सरफेस से होगी। किससे होगी? कर्व्ड सरफेस से। फ्लैट से कितनी होगी? जीरो। कितनी होगी? जीरो। बेसिकली फ्लक्स। तो फ्लक्स हम फॉर्मूला लिखेंगे, E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा बट बेटा ये इस बार खाली नहीं है, अंदर भरा हुआ है। कैसा ही अंदर भरा हुआ है, खाली थोड़ी है यार, सॉलिड है ना। ठीक है,
बेटा जब सॉलिड होता है ना, हम डिफाइन करते हैं रो। क्या डिफाइन करते हैं? रो। फार्मूला होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या फार्मूला होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट, क्योंकि इस बार चार्ज इसके अंदर है। अरे मास इसके अंदर है ना, तो चार्ज भी तो अंदर होगा, तो वॉल्यूम में चार्ज है। इस बार कहाँ चार्ज है? तभी तो हमने ये डिफाइन किया। कहते बात क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो बाहर आ गया। बेटा एरिया किसका? कर्व सरफेस का। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एल। कितना होता है? मान लो लेंथ एल ली है, तो आ गया E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, क्यों इनको कैसे लिख सकते हैं बेटा? क्यों इनको लिख सकते हैं हम रो इंटू वॉल्यूम। रो इंटू, पर वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का? ध्यान से देखो बेटा, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अरे पता है ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एल बटे एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई सिग्मा आर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ की वैल्यू है? इनसाइड की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है बेटा? पिछली बार इनसाइड में कितनी आ रही थी? 0। कितनी आ रही थी? क्योंकि मास ही नहीं था अंदर यार। क्या इस बार अंदर मास है? तो चार्ज भी है। चार्ज है तो फ्लक्स भी आएगा। अरे समझ आए? इसका मतलब अगर इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे? E वर्सेस R का अगर ग्राफ बना दिया जाए तो ध्यान से देखो, इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। कैसा है? तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये बनता है। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, यानी हाइपरबोलिक। उसके बाद तो ग्राफ सेम ही है दोनों का। क्या समझ आया तुम्हें? पक्का? क्या मुश्किल लगा? कुछ टफ तो नहीं करा दिया मैंने? पक्का? गारंटी? किसी ने पूछना कुछ? किसी ने पूछना है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों आई? समझे? खाली है ना अंदर से? हाँ वेरी गुड। पर यार ये खाली है क्या? अच्छा, दोनों में अगर बाहर देखो तो सेम आ रही है। कैसी आ रही है? क्योंकि यार बाहर वाली तो पहले ही निकाल चुके हैं हम, वो तो हमेशा कैसी आएगी? समझ गए? पक्का? उतार हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड शीट। इस बार शीट है, पिछली बार वायर थी। क्या थी? इस बार क्या है? शीट। चार्ज शीट। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? ठीक है, चार्ज्ड शीट। ध्यान से देखना, ठीक है? छोटी सी डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, आप बोर्ड में आती रहती है। ठीक है, इसको गॉस लॉ की एप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉस लॉ की एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बेसिकली, और कुछ नहीं। पिछली बार आपके पास वायर थी इनफाइनाइट, इस बार क्या है? शीट है। क्या है इसके बाद? शीट। तो हम शीट बना देंगे। इस पे चार्ज बिखरा हुआ होगा। अच्छा, इस बार बेटा ये लाइन नहीं है, ना ही ये वॉल्यूम में चार्ज है, क्योंकि थिकनेस तो है नहीं इसकी। तो बेटा इसके लिए हम ना ही लैम्डा डिफाइन करेंगे, ना ही रो। इसके लिए आएगा सिग्मा। क्या आएगा? यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। बेटा सरफेस पे है ना इस बार चार्ज, तो चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? हाँ, अगर मैं इसकी थिकनेस बढ़ा दूं, क्या कर दूं इसकी? तो थिकनेस बढ़ा दूं इसकी, तो मोटी हो जाएगी ना। आप इसको फील करो, ये कॉपी के एक पेज की तरह है। किसकी तरह है? सिर्फ सरफेस है ना इसके पास। बट अगर मैं पूरी कॉपी का पेज जोड़ते जाऊं तो क्या पूरी कॉपी बन जाएगी? हाँ, उसमें वॉल्यूम, उसमें रो डिफाइन करेंगे, उसमें क्या डिफाइन करेंगे? पर इसमें डिफाइन, ठीक है, हालांकि इनका एक्सप्रेशन होता है एक दूसरे में डिफाइन हो जाते हैं, बट हमने इसमें रो में निकालना है आंसर। कहते बात है? अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे डिफाइन है रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये देखो, कूलम पर मीटर स्क्वायर। कहते बात क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले अगर गॉस लॉ लगाना है तो क्या गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी? क्या बनानी पड़ेगी? गॉसियन सरफेस। इसको क्यूब से भी सॉल्व किया जा सकता है, पर हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इसका सिलेंडर। क्या है? पहले भी सिलेंडर से किया ना, अभी भी सिलेंडर से करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ले लिया सिलेंडर, यहाँ से आर दूरी पे आके, कितनी? तो ये कुछ ऐसे करके लिया, यानी यहाँ भी आया और यहाँ से यहाँ भी आर दूरी, ये दूरी भी कितनी है? कुछ ऐसे। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ध्यान से देखो, अगर ये एरिया ए तो क्या ये एरिया भी ए और ये एरिया भी? ये तो सेम ही रहता है ना यार। सिलेंडर फील करो, ये ऐसे करके रखा हुआ शीट और ऐसे करके आपने लिया। क्लियर होगी ना बात? ठीक। अगर ध्यान से देखो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर को जा रही होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस साइड है और यहाँ पे इस साइड है। क्या इतनी बात क्लियर? और इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, इस साइड जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस साइड। इसका एरिया वेक्टर देखो तो इस साइड बनेगा, इसका एरिया वेक्टर देखो तो इस साइड बनेगा, पर इसका एरिया वेक्टर कर्व सरफेस का इस साइड बनेगा, नहीं बनेगा? एरिया वेक्टर हमेशा क्लोज सरफेस के लिए बाहर बनता है। कहाँ बनता है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब इस बार जो फ्लक्स 0 हो रहा है
वो कर्व्ड सरफेस से हो रहा है। किससे हो रहा है? पहले किससे हो रहा था? फ्लैट सरफेस से। इस बार किससे हो रहा है? कर्व सरफेस से। तो जो हमने फ्लक्स निकाला, हमने लिखा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट, किसकी वजह से? कर्व्ड की वजह से और फ्लैट की वजह से। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना यार। कर्व्ड की वजह से कितना हो गया? 0। कितना हो गया? क्या इसकी वजह से बचा? अच्छा, फ्लैट सरफेस एक है या दो है? दो है, वेरी गुड। तो हम सीधे लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर है? और साथ में लिख देंगे फ्लैट। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, क्या पूरा एरिया? इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या? एरिया बचा। एरिया कितना है बेटा इसका? अच्छा, एरिया निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये देखो, डी और इंटीग्रेशन कटा, क्या इधर एरिया लिख सकता हूं? एरिया बचा ना यार, इज इक्वल टू, अब क्यू, बेटा क्यू की वैल्यू क्या है? सिग्मा इंटू एरिया। क्या वैल्यू है? तो सिग्मा इंटू एरिया बटे एप्सिलॉन नॉट, एरिया से एरिया कैंसिल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई वो आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी आई? याद रखोगे। अच्छा, कोई आर का टर्म है इसके अंदर? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन में आर आ रहा है कहीं पे? इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। क्या है ये? इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। मतलब ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी फील्ड है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहली बार मिली है। कैसी फील्ड है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई पूछे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आती है? शीट के केस में। कौन से केस में? शीट के केस में। कितनी आती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी आती है? सिग्मा अपॉन, अरे तुम्हें समझ आई है नहीं? पक्का? गारंटी? अच्छा, अब सोचो इसमें हम कौन सा केस कर सकते हैं? हॉलो वाला, सॉलिड वाला? सॉलिड वाला। कौन सा कर सकते हैं? अरे वो हॉलो वाला कैसे करेंगे इसमें? कौन सा करेंगे? सॉलिड वाला। इसका मतलब क्या? इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाएंगे, थोड़ी सी थिकनेस इसकी। अगर थोड़ी सी थिकनेस बढ़ाएंगे तो उसके लिए सिग्मा डिफाइन करेंगे या रो करेंगे? रो करेंगे। क्या करेंगे? क्या इतनी बात क्लियर है? आ जाओ करते हैं। सॉलिड शीट मतलब थिकनेस है इसके पास, ध्यान से। वैसे बना रहा हूं मैं कुछ ऐसे ऐसे, बट इस बार ये शीट है। क्या है ये? शीट। तो मान लेना, और ये इसकी थिकनेस है। मान लो इसकी थिकनेस है डी। कितनी थिकनेस है? कितना क्लियर? अच्छा, हमने क्या कर दिया? गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी, तो गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं। ये ले ली मैंने एक गॉसियन सरफेस। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो कुछ इसी प्रकार होगी बाहर को। अरे होगी तो क्या ऐसी ही होगी? अच्छा, ये जो केस कर रहे हैं इसमें भी दो केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? दो। एक केस बनेगा आर इज ग्रेटर देन आर, और एक बनेगा आर इज स्मॉलर देन आर। अरे ऐसे ही बनेगा ना, बट इसमें आर लिया नहीं, इसमें हमने क्या लिया? डी। क्या लिया है? अगर बेटा टोटल डी है तो ये आधा कितना हो जाएगा? क्या d/2 हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इसमें दो केस करेंगे, यानी एक आर इज स्मॉलर देन d/2 और आर इज ग्रेटर देन d/2। बेटा वो केस तो कराना नहीं, वो तो कर दिया हमने। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो तो कर दिया ना यार। और हमने देखा आर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा वो। तो ये वाला केस करेंगे। इसका मतलब आर छोटा लो d/2 से। तो देखो क्या जो हमने आर लिया है, ये देखो ये ना आर, ये आर, क्या ये छोटा है d/2 से? हाँ, ये आर देखो इतना और ये d/2 बड़ा है। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ये आर तो क्या ये भी आर, मतलब टोटल कितना हो गया? 2r। कितना हो गया? क्या इतनी बात क्लियर है? मतलब इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है? 2r। कितनी है इसकी लेंथ? और मान लो इसका एरिया, ये एरिया है इसका a। कितना एरिया है? a। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, हमने लिखना है फ्लक्स बताना है, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितनी वजह से? एक कर्व्ड की वजह से, दूसरा फ्लैट की वजह से। ध्यान से देखो, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ और ये यहाँ, मतलब इस बार कर्व्ड की वजह से 0। किसकी वजह से 0? हम लिखेंगे यहाँ पे इसकी वजह से फ्लक्स कितना आ गया? 0। फ्लैट की वजह से। फ्लैट दो है या एक है? फ्लैट दो है या एक है? फ्लैट दो है बेटा, ये भी फ्लैट है और ये भी फ्लैट। तो लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर है? तो लिखेंगे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर आई। अच्छा, डी ए क्या है यहाँ पे? डी ए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या एरिया के बराबर आ जाएगा? किसके बराबर आ जाएगा? ठीक। अब क्यू इन को कैसे लिखेंगे? बेटा मैंने बोला इसके लिए डिफाइन करेंगे रो। क्या डिफाइन करेंगे? रो की वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होती है? ठीक। तो बेटा चार्ज की क्या हो जाएगी? रो इंटू वॉल्यूम। तो लिखेंगे रो। अब वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे? बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। क्या फॉर्मूला होता है? अगर आप ध्यान से देखो, इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है a। अरे लिया ना एरिया,
और हाइट कितनी है 2r। अरे एरिया कितना ए है ना जिसको पाई आर स्क्वायर बोलते हो, हाइट कितनी है 2r, तो क्या लिखेंगे a इंटू 2r डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। क्या ये समझ आया? ये समझ आया? ये देख अगर मैं इसको सीधा करूं कुछ ऐसा बनेगा, ये एरिया a और ये लेंथ 2r, तो एरिया इंटू 2r वही तो है वॉल्यूम। क्लियर? अच्छा एरिया से एरिया 2 से 2, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई रो अपॉन रो आर बटे एप्सिलॉन नॉट। 100% करेक्ट। अरे तुम्हें समझ आया नहीं आया? पक्का गारंटी? इसका मतलब अंदर वो आर पे डिपेंड कर रही है, अंदर आर पे डिपेंड कौन से केस में? पर सॉलिड के केस में। क्या समझ आई? पक्का गारंटी? कुछ पूछना तो नहीं है? समझ आ गया? कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। क्या पढ़ेंगे? कि अगर एक कंडक्टर ले लूं, क्या ले लूं? एक उसके जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड मतलब बिल्कुल बाहर 0.00001 है, बहुत छोटा, मतलब बिल्कुल बाहर, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? समझाता हूं क्या मतलब है। देखो आपने कंडक्टर ले लिया, मान लो उसमें प्लस प्लस चार्ज है। क्या चार्ज है? तो बेटा ये वाला प्लस अगर मान लो ऐसे है, तो ये वाला प्लस इस प्लस को क्या धक्का दे रहा है, और ये वाला प्लस इसको धक्का, तो यार खींचने जा रहे हैं नहीं, तो प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है? कितना प्रेशर लग रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। कितना बोलते हैं? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट उसकी वैल्यू आएगी, पर कल पढ़ेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? और कल ही हमने सफेयर्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? कितने प्रकार के सफेयर होते हैं, और फिर हम गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सफेयर के अंदर निकालेंगे और सफेयर के बाहर निकालेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पर थोड़े क्वेश्चन करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? इतना उतारो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराना है मैंने आपको, इतना उतारो जल्दी। उतारो, है 5 मिनट अभी, उठा दिया जाए। समझ आ रहा है? क्या मिटा दिया जाए? ठीक है। मान लो ये तो कंडक्टिंग शीट थी। कैसी शीट थी? कंडक्टिंग। मान लो मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट है। कैसी शीट है? अच्छा, इसको मैंने बोला नॉन कंडक्टिंग शीट। कैसी शीट है? मैंने इसको चार्ज दे दिया। मैंने इसको क्या कर दिया? अब बेटा नॉन कंडक्टिंग है, मतलब जहां चार्ज देंगे वहीं रह जाएगा, तो मैंने इसको चार्ज दिया, ये प्लस 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 यही रह गया। क्या इतनी बात क्लियर? मान लो इसका एरिया था ए, कितना एरिया था? चार्ज दिया क्यू, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू अपॉन एरिया। कितना आ गया? क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? इसका मतलब अगर मैं कहीं यहाँ पे किसी इस पॉइंट पे अगर मैं फील्ड निकालूं, कितनी निकालूं फील्ड, तो वैल्यू कितनी आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी तो पढ़ा हमने, पढ़ा ना? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बोल सकते हैं सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन ए 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? पक्का? ठीक है। अब सुनो, यहां पे मैंने क्या कर दिया, कंडक्टिंग शीट ले ली। क्या ले ली? कंडक्टिंग शीट। ये है मेरी कंडक्टिंग शीट। अब बेटा अगर कंडक्टिंग शीट को मैं चार्ज दूंगा, मान लो इसको भी मैंने क्यू चार्ज दिया, इसका भी एरिया ए है, एरिया ए चार्ज क्यू। जब मैंने इसको चार्ज दिया तो अब मैं तो नहीं अरेंज करूंगा चार्ज, कंडक्टर अरेंज खुद करेगा। और कहां करेगा? क्या सरफेस पे करेगा? जितना भी चार्ज देते हैं कंडक्टर को वो कहां आता है? सरफेस पे। कहां आता है? इसका मतलब जितना भी चार्ज दिया वो कुछ चार्ज इस साइड चले जाएगा और कुछ चार्ज क्या इस साइड चले जाएगा। मतलब टोटल चार्ज अगर आप ध्यान से देखो, इस साइड इधर कितना आ जाएगा? सिमेट्री है पूरी, तो Q/2, और इस साइड भी कितना आ जाएगा? Q/2। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? अच्छा ठीक है। अगर मैं इसका सिग्मा निकालूं तो फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन एरिया, बट इस बार Q क्या है? Q/2, तो सिग्मा की वैल्यू आ गई Q अपॉन 2। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब सुनो, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूँ। कहाँ लिखना चाहता हूँ? यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखी मैंने, वैल्यू कितनी है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, ये इस बार अब ये एक शीट नहीं बची, ये 2 शीट्स हो गई हैं। कितनी शीट्स हो गई हैं? 2। ये देखो, इस वाली को मैंने बोला x और इस वाली को मैंने बोला, अरे है ना 2 शीट। इसका मतलब x वाले की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी जिसको बोला Ex, और y वाले की वजह से भी यही होगी जिसको बोला Ey। अरे तुम्हें समझ आया? दोनों की वजह से फील्ड बाहर की तरफ होती है, दोनों प्लस की। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूंगा? ध्यान से देखो, इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम ही होगी दोनों की वजह से, आर पर डिपेंड करती नहीं है। तो आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी आई?
हाफ हाफ प्लस करेंगे तो फुल आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, क्या सिग्मा की वैल्यू पता है हमको? सिग्मा की वैल्यू पता है? निकाली ना हमने, तो पुट करेंगे यहाँ पे। क्या करेंगे? पुट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई Q/2A एप्सिलॉन नॉट। क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं या चेंज आ रही हैं? सेम आ रही हैं। दोनों वैल्यू कैसी आ रही हैं? इसका मतलब आपने याद क्या रखना, अगर मैं नॉन कंडक्टिंग को दे रहा हूं चार्ज, क्या दे रहा हूं, तो वो खुद अरेंज नहीं करता, जैसा हम देंगे वो वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। बट अगर कंडक्टिंग को दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है दो, हमने ऐसा सोचना है कि जितना भी जहां चार्ज आएगा हम उसको एक अलग शीट मानेंगे। क्या मानेंगे? मतलब था ये एक ही, पर चार्ज क्या इसको दो डिवाइड हो गया, तो ये एक शीट बन गई और एक दूसरी बन गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो की वजह से लिखेंगे, एक की वजह से। क्या तुम्हें ये बात समझ आई या नहीं आई? क्या तुम्हें ये बात समझ आई? पक्का? गारंटी? समझ आ गया? ठीक है। एक कंसेप्ट और। अच्छा, ये इसको सिखा भी सकते हैं, बट आपने सिर्फ याद रखना है, टाइम नहीं है इतना, पर बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं। मान लो आपके पास ये कंडक्टिंग शीट है, एक ये एक ये, कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। ध्यान सुनना, कंसेप्ट बहुत आसान है, आप आराम से कर लोगे। मान लो इस पे चार्ज है +4Q, इस पे चार्ज है +2Q, इस पे चार्ज है +Q। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक, चार्ज दिया हुआ है। तो बेटा आपको पता है कंडक्टिंग है, तो चार्ज इस साइड भी आएगा और इस साइड भी आएगा, इस साइड भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा ना। पर कितना आएगा? 4Q। क्या 2Q कर दे? नहीं, अब नहीं कर सकते, पहले कर सकते थे। समझाता हूं बेटा, पहले इसलिए कर सकते थे क्योंकि ये दो ही थे, पर इस बार क्या इसको ये वाली भी इफेक्ट कर रही है, इस वाली ये भी इफेक्ट कर रही है। पहले तो अकेली थी ना यार ये, अब अकेली, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो याद रखना कैसा करना है, मैं आपको समझा रहा हूं बेटा। बाहर कैसे चार्ज आएगा? बाहर चार्ज आएगा टोटल का हाफ, और बीच में चार्ज आएगा, बीच में अपोजिट चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा? और 0 रहेगा। कितना रहेगा? 0। अपोजिट मिला के 0। आज तो समझाता हूं। बट बेटा 4Q यहां, 2Q यहां, 2Q यहां, क्या टोटल 8Q? 8Q का आधा कितना होता है? क्या 4Q? तो यहां भी आ गया +4Q, और यहां भी कितना आ गया? +4Q। क्या ये बात समझे? टोटल का आधा बाहर। अच्छा बेटा, यहां 4Q, यहां भी 4Q, यार इसके पास तो चार्ज ही नहीं बचा, मतलब यहां 0Q। कितना Q? अरे तुम्हें समझ आया? अब यहां 0Q, तो ये इसकी अपोजिट वाली, और अपोजिट वाली पे माइनस आता है और अपोजिट आता है, और 0 होना होता है। ये पहले से 0 है, मतलब यहां भी कितना आएगा? 0Q। क्लियर है? क्लियर है? पक्का? अगर ये 0, इस पे कितना होना है? +2Q, तो यहां पे कितना आया? +2Q। क्या इतनी बात क्लियर? अब यहां दोनों का मिलके 0 होना चाहिए, तो यहां पे कितना आएगा? -2Q। तो -2Q + 4Q, क्या 2Q? हाँ, ऑटोमेटिकली आ गया। अरे तुम्हें समझ आया? एक और करें, एक और करें, बोलो एक और करें, बोलो एक और करें, करें, आ जाओ। 1 2 3। अब तुम बताओगे मुझे, ये +2Q -4Q +6Q, पहले टोटल चार्ज देखो कितना आ रहा है? क्या 6 4 2 2 + 2 क्या 4? 4। कितना चार्ज है? 4। तो चार का आधा कितना हो गया? मतलब यहां कितना आएगा? +2Q, और यहां भी कितना आया? क्या चमका? अच्छा, अब +2Q, अच्छा थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि ये 0 हर बार 0 हो रहा है, तो चेंज करते हैं। यहां पे कर देते हैं 8Q। क्या कर देते हैं? अच्छा 8 और 4, क्या 4? 4 + 2 कितना? 6। कितना आया? 6। तो 6 का आधा कितना? तो यहां पे कितना आएगा? +3Q, और यहां पे कितना आया? क्या इतनी बात क्लियर? यहां पे +3Q आ गया, बट टोटल चार्ज कितना है? मतलब यहां पे ज्यादा आ गया, तो क्या यहां पे -Q करना पड़ेगा? क्योंकि 3Q -Q, क्या 2Q? अच्छा, यहां अपोजिट मिला के 0 होना चाहिए। कितना? अगर यहां -Q आया, तो यहां पे क्या +Q आएगा? अरे यहां पे हमेशा सेम होगा, बस माइनस का फर्क होगा। किसका फर्क होगा? ठीक है बेटा, +Q आ गया, पर टोटल तो -4Q है, तो यहां पे कितना आना पड़ेगा? -5Q, -5Q + Q -4Q। अगर यहां पे माइनस है, 0 चाहिए, तो क्या यहां पे +5Q, तो 5Q + 3Q, क्या 8Q आया? अरे क्लियर हुई बात? थोड़ा और अच्छा करें, लास्ट क्वेश्चन। 1 2 3 4, अरे जितनी मर्जी दे दी जाए तुम्हें। यहां पे +Q, यहां पे +2Q, यहां पे +3Q, यहां पे +4Q, क्या टोटल 10 आ रहा है? टोटल कितना आ रहा है?
ये 7 2 9 10 कितना आया 10 का आधा, तो यहाँ पे कितना 5q और यहाँ पे भी 5q। अच्छा वहां से भी स्टार्ट कर सकते जहां मर्जी। अच्छा 5q पर q, तो यहाँ पे कितना माइनस करना पड़ेगा, क्या -4q, यहाँ पे -4q, यहाँ पे +4q, पर आना कितना है 2q, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, बिल्कुल कितना करना पड़ेगा, जल्दी बताओ माइनस, अरे -2q नहीं करना पड़ेगा क्या, 4 -2 +2, यहाँ पे -2 आया तो यहाँ पे +2q 3, तो क्या +q, तो क्या -q, तो ये अरे आ गया ना यार, तुम्हें समझ आया है पक्का, गारंटी, पढ़ के आना ठीक है, कल पढ़ के आना, उतारना नहीं किसी ने।